here on the Game On है set to talk cricket with your favorite panelists. और आज जो है we have a lot to celebrate. एक वैसे ही mood festive है because पाकिस्तान ने जो है वो अपनी जो losing streak थी away test की वो break की है finally under the captaincy of Babar Azam. So we will be talking about that result against West Indies. 1-1 से series level हुई है. पहला मैच पाकिस्तान ने हारा but second मैच में एक अच्छा comeback किया. उसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे in today's episode and we'll also look at what were the overall positives for Pakistan in this series, particularly in this second test match. So before I go any further, quickly introducing your regulars for Game On है हम सब के फेवरेट. सबसे पहले ace commentator and former test cricketer Bazid Khan. BK, welcome to the show. Always a pleasure to have you. Thank you very much. उनके साथ ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन करेंगे another regular face of PTV Sports, former captain Pakistan women's cricket team and one of the finest voices in Pakistan cricket, Sana Mir. Welcome back to the show, Sana. Great to have you as well. Thank you so much, Roha. Guys, जिस तरह मैंने भी इंट्रोडक्शन में कहा, we have a lot to celebrate in this episode क्योंकि एक जो लूजिंग स्ट्रीक बीके रेड बॉल में चल रही थी, जो कि बार बार ये एक स्टैट इतनी दफ़ा दोहराया गया है, बोला गया है कि 8 कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट पाकिस्तान ने हारे हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बैक टू बैक एंडिंग अप एट द बॉटम. सो फाइनली फॉर दैट losing streak to break, first of all, how incredible is that and how big of a moment is that to celebrate in the context? नेगेटिव से शुरू करूं या पॉजिटिव से? पॉजिटिव से आज शुरू करते हैं. हाँ, अच्छी बात है कि शुक्र है कि इतनी देर बाद आप ओवरसीज टेस्ट मैच जीते हैं. 8 टेस्ट के बाद आप ये 9वां टेस्ट जो है ओवरसीज वो आप जीते. इसमें सेलिब्रेट तो ठीक है, करें, बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन ये भी आप याद रखें कि जिस टीम को आपने हराया है वो कौन से नंबर पे है और आप कौन से नंबर पे हैं. तो ज़ाहिर अचीवमेंट है कि जी चलो जी हमने वापस एक मैच जीता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा कंसर्न करती है बात कि आज अगर हम ये टेस्ट विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ आके खड़ी होगी है कि इतने सालों के इतने मैचेस के बाद आप एक मैच जीते हैं और वो भी ऐसी टीम के, मतलब आप टॉप 3 टीम से नहीं जीते, आप ऐसी टीम से जीते हैं जो पिछले साइकिल में भी एंड में ही थे और आपके साथ ही थे, इस साइकिल में भी उसी तरह ही चल रहे हैं. तो ठीक है, यू नीड टू सेलिब्रेट, लेकिन वो क्रिकेट में कहते हैं कि ज़्यादा मतलब डोंट गेट टू अप और डोंट गेट टू डाउन. तो वो इसमें ज़्यादा ठीक है, परफॉर्मेंस आप सेलिब्रेट करें, हाँ जी कम बैक किया, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि आप जो 8 मैच देखते हैं या उससे पहले जो परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद आप एक मैच जीते हैं तो इसी पे फोकस करेंगे. नहीं, हम वापस आ गए, अभी बहुत लंबा रास्ता है. चलिए, कैरीड अवे हम नहीं होंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे. बट सना, गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि इससे पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान ने हारा, उससे पहले ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बैक टू बैक हम बड़ी टीम से भी हमने स्ट्रगल किया. देन वी स्ट्रगल टू फाइंड आंसर्स इन बांग्लादेश एंड देन ऑल्सो इन दैट फर्स्ट test. Do you think somewhat now this group has sort of gotten back together under the leadership of Babar Azam in terms of just finding those answers across the 4 days? देखिए, जीत जो होती है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रुप में इंस्टिल करती है. अच्छी चीज़ है कि कप्तान बाबर आजम लेड फ्रॉम द फ्रंट, वो बड़े अच्छे साइंस हैं. पर एज एक्सपर्ट्स ऑफ द गेम बाजिद भाई की बात को लेके आगे चलूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि ठीक है जीते हम हैं और कन्विंसिंगली भी जीते हैं ये टेस्ट मैच. लेकिन इस टेस्ट मैच में एक तो वेस्ट इंडीज़ की पोजीशन हमें पता है टेबल पे क्या थी और टेस्ट क्रिकेट में क्या है, और उनकी भी फुल फ्लेज प्रॉपर टीम में से 2 लोग और मजीद इंजर्ड हो गए थे. जस्टिन रीव्स बॉलिंग नहीं कर सके, जिन्होंने मैच विनिंग स्पेल किया पहले टेस्ट में, वो दोनों इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कर सके, और ब्रेंडन किंग की बैटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा वेस्ट इंडीज़ को. तो उसके बाद हम ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए. अच्छी चीज़ ये थी कि हमने कंडीशंस को अच्छा रीड किया, हमने 2 स्पिनर्स खिलाए विच वाज अ गुड कॉल. बट क्या अब्बास को बाहर बैठाना ज़रूरी था, उसके ऊपर ऑब्वियसली हम बाकी प्रोग्राम में डिबेट करते रहेंगे. लेकिन अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव ये अब्दुल्ला शफीक की वापसी बहुत पॉजिटिव है. जिस तरह के वो क्रिकेटर हैं उनको रेड बॉल क्रिकेट में होना चाहिए, रेगुलर मेंबर होना चाहिए. और बाबर की फॉर्म की वापसी, बाबर की एक जो कॉन्फिडेंस है उसकी वापसी, वो बड़ी ज़रूरी थी रेड बॉल में भी, क्योंकि हमने देखा है PSL में, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क वापस नजर आया. तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या वो स्पार्क वो रेड बॉल के पहले
10-12 टेस्ट मैचेस में की, फिर वनडे में जो इसने परफॉर्मेंस की, अगर आपको याद हो जब साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े रन्स किए तो साथ अब्दुल्ला शफीक ही खड़ा था, आपने इसको डिसरिगार्ड किया और कहा कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। हालांकि कंसेंसस ये था कि आपके पास टेक्निकली बाबर के बाद शायद अब्दुल्ला शफीक ही इतनी खूबसूरत बैटिंग करते हैं। तो जब आप किसी प्लेयर को लेके आते हो तो आपका फ़र्ज़ ये होता है कि या तो आप उसको टीम में लेके ना हो, लेकिन जब आप टीम में उसको लेके आते हो तो फिर उसको बैक करना पड़ता है। इस तरह प्लेयर नहीं बनते कि आप उसको फेलियर्स के बाद डिसरिगार्ड कर दो। बीके, यू एक्सप्लेन्ड वंडरफुली कि किस तरह अब्दुल्ला शफीक बीच में देयर वाज अ गैप, he was overlooked, now he has come back and he's looking in a fine touch. अब आई नो हम अभी इस सीरीज की बात करें, आगे इतना फ्यूचर का बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल हाउ मच कॉन्फिडेंस विल दिस नॉक गिव हिम इन पर्टिकुलर, बिकॉज द नेक्स्ट असाइनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेंस्ट इंग्लैंड। नहीं देखिए, जब भी आप टेस्ट मैच में अगर आप 100 करते हो और कम बैक पे 100 करते हो तो ज़ाहिर है वो देन यू हैव दैट सेंस के आई बिलोंग, तो वो तो कॉन्फिडेंस तो ज़ाहिर है लेके जाएगा अगली सीरीज में। अब होपफुली वो अगली सीरीज खेले, ये ना हो कि शान मसूद वापस आते हैं तो ये होगा आपको लगता है? लेकिन अब सवाल ये बनेगा कि शान मसूद भी नंबर 3 पे खेलना चाहेगा, अब्दुल्ला शफीक भी नंबर 3 पे खेलना चाहेगा, और दोनों ने 100 किए हैं नंबर 3 नंबर पे, हालांकि दोनों ओपनर्स हैं। बिल्कुल, और ये क्योंकि अंडर बाबर आजम कैप्टनसी उनकी एवरेज भी आप देख सकते हैं, सना इट्स 58.5, बाकी कैप्टन्स के अंडर ही इज एवरेजिंग जस्ट अराउंड द 20 मार्क। सो ये डिफरेंस जो है, कॉन्फिडेंस जो आता है लीडरशिप से, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इन अनअर्थिंग द बेस्ट इन अ टेस्ट बैटर? चाहे टेस्ट बैटर हो, चाहे वाइट बॉल का प्लेयर हो, जो भी हो, आई थिंक कैप्टन के साथ एक रेपो जो होती है आपकी, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छे कप्तान की बात ही है कि वो प्लेयर में से परफॉर्मेंस कैसे ले सकता है। बहुत से हमने ऐसे कैप्टन देखे जिन्होंने एवरेज प्लेयर्स को आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स बना दिया बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट इन देम। तो आई थिंक बाबर आजम का डेफिनेटली सामने दिखता है कि ही हैज़ ह्यूज ट्रस्ट ऑन अब्दुल्ला शफीक। जहाँ तक बात पता चल रही है इस वक्त भी उन्होंने कहा है कि इसको आप लेके आएँ वापस। आप ये देख लें कि अब्दुल्ला शफीक पूरे 15 के स्क्वाड में नहीं थे, वो तो 2 इंजरीज हुई आपको, अब्दुल्ला फजल की भी इंजरी हुई, फिर शान मसूद की भी इंजरी हुई, तब जाके अब्दुल्ला शफीक की बारी आई। तो इसलिए हम जो सिलेक्शन के ऊपर अक्सर बात करते हैं, सवाल उठाते हैं कि हम किस तरह से ओवरलुक कर जाते हैं इस तरह का टैलेंट जो कि पहले प्रूवन है। बाबर आजम की कैप्टनसी में ये रिकॉर्ड उनका पहले भी था ना, खाली इस टेस्ट मैच की बात तो नहीं हुआ। अगर अभी 58 पे चला गया तो शायद 50 के अंदर ही होगा इस मैच से पहले। तो क्यों नहीं फिर बाबर आजम को वो अथॉरिटी दी गई कि वो इस तरह के प्लेयर को पहले ही सिलेक्ट करते 15 के स्क्वाड में, या दी गई? तो पार्ट टाइम जॉब है, तो हमें पता चला है कि फिर पार्ट टाइम होगा तो फिर इसी तरह फुल टाइम नहीं है, तो ना तो चलता, जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं था वो। चले, देर आए दुरुस्त आए, बट एटलीस्ट ये टीम को इंजर्ड कराना पड़ा है तब दुरुस्त हुई है वाकई। और ये अच्छा पॉइंट है कि अब इस वक्त ये बात भी हो रही है कि क्योंकि बीके इमामुल हक ही डिड कंट्रीब्यूट इन दैट फर्स्ट टेस्ट, बट उनकी तरफ से वो इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिली जो कि समवन ऑफ हिज seniority should have played, especially in conditions like the West Indies. Do you think कि that is a valid concern and should he be worried right now? भी मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक की उम्र कितनी है, क्योंकि हम एक फैसिनेशन, हमारी कौम की फैसिनेशन ये है कि नया लड़का खिला लो, नया लड़का खिला लो। अब वो अगर 20 साल का लड़का 7-8 मैच खेल जाता है तो हम समझते हैं वो पुराना हो गया, नया लड़का खिला लो। तो जब अब्दुल्ला शफीक की भी जर्नी में यही है कि जब उसके थोड़ी से उसने रन्स नहीं किए तो आपने कहा जी छोड़ो इसको, नया लड़का खिला लो। तो ये बड़ा एक इशू है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो भी आता है, या अगर सिलेक्टर आता है या कोई भी कोच आता है या आवाम भी, सोशल मीडिया आप खोल लें, वो यही कहते हैं कि जी यार सबको निकाल दो, नए लड़के खिला दो। ये नए ही लड़के हैं, इनमें से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है या कोई 50 टेस्ट मैच, एक आधा है जो खेला हुआ है, उसके अलावा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार नई टीम भर्ती कर लो? नई टीम ही है, इससे ज़्यादा नई टीम क्या होती है? तो जब ये फिनोमेना होता है कि नहीं यार नए लड़के ले आओ, तो फिर जो लड़का परफॉर्म करता है थोड़ी देर और फिर जब नहीं परफॉर्म करता है थोड़ी देर, उसको आप कहते हैं नहीं यार इसका टाइम ओवर हो गया, नया लड़का ले आओ। तो आप यंग की बात है कि 26 साल के 27 के अभी होंगे कुछ, तो ये अभी 26-27 साल का है और आपने इसको ड्रॉप करके वापस किसका कमबैक हो रहा है क्योंकि इससे रन्स नहीं हुए। तो
अब इमाम पे बात आ जाएगी कि यार ये अब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस प्लेयर हो गया, तो अब इसको निकाल दो, फिर नया लड़का ले आओ। फिर नया लड़का जब परफॉर्म नहीं करेगा, आपने, मैं बार बार कई दफ़ा इस शो पे कह चुका हूँ कि और भी जगह, पाकिस्तान खेलना मुश्किल होना चाहिए और पाकिस्तान की टीम से निकलना मुश्किल होना चाहिए। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लड़का जो है, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का पाकिस्तान से खेलेगा और ये लंबे अरसे के लिए, आप इसलिए तो नहीं सिलेक्ट करते कि यार ये 3 मैच के लिए मैंने सिलेक्ट किया, आप यही देखते हो ना कि यार ये इस लड़के में पोटेंशियल है, ये हमें लगता है कि ये लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आप उसको टीम में लेके आते हो, फिर आप उसको लंबा अरसा खिलाते हो। जब आप समझते हो कि नहीं यार इसकी अब रोप खत्म होगी, अब इससे ज़्यादा हम इसको चांस नहीं दे सकते, फिर आप उसको निकालते हो। तो ये इश्यूज जो हैं ये बार बार आपके उभर के सामने आते हैं। किसी को आप चांस जब देने जाते हो तो फिर आप दे ही जाते हो, और किसी को जब आपने ड्रॉप करना होता है तो फौरन ड्रॉप कर देते हो। अभी तक कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन आपको कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आई। सिलेक्शन भी और नॉन सिलेक्शन भी, और जब प्लेयर्स अभी कुछ स्नब अभी हमारे ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पीटीवी से भी खेलते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने इस मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक मैच ऐसा भी था जहाँ पे मेरे ख्याल सुई गैस को 37 या 37 रन पे आउट कर दिया। तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि एक जो आपका मैच विनर था और जिसने कई अरसे से आपको मैच जिताए थे, और उसके सर पे आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसको 2 टेस्ट मैच में बुरी बॉलिंग से आपने बाहर कर दिया और उसका करियर ख़त्म हो गया। मैं नुमान अली की बात कर रहा हूँ। नुमान अली को किसी भी सूरत आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे। आपने सिर्फ उसके 2 टेस्ट मैचेस पे उसका पूरा करियर, जो पीछे उसने आपको जैसी भी पिचेस थी, जो भी था, आपको टेस्ट मैच जिताता रहा था, आपने उसका करियर ख़त्म कर दिया कि नहीं जी हमें अब इसको नहीं चाहिए। अली उस्मान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मुझे उसकी क्रिकेट एबिलिटीज़ या बॉलिंग एबिलिटीज़ पे शक नहीं है, लेकिन अब प्रोसेस आप ये देखें कि एक जो ऑलमोस्ट आपका हाईएस्ट रैंक्ड टेस्ट बॉलर था, उसको आपने 2 मैचेस की बुनियाद पे उसको आपने बाहर कर दिया। और अब क्योंकि वो वैसे ही लेट खेला था और उसकी अब उम्र वैसे ही उस टाइम पे आ रही थी कि अब ये शायद ज़्यादा देर ना खेले, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। बिल्कुल, ये एक पॉइंट है, इस पे ना काफ़ी प्लेयर्स ने भी बात की हुई है कि मे बी वो राइट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन या व्हेन इट कम्स टू देयर ओन फ्यूचर, कि क्या वो प्लान्स का पार्ट हैं, क्या वो प्लान्स का पार्ट नहीं है। डू यू एग्री विद बीके के नुमान अली वाज हार्ड डन बाय? 100%। देखिए, जब राइट सिलेक्शन नहीं होगी ना तो कम्युनिकेट आप कर नहीं पाएंगे, आप प्लेयर को फेस नहीं कर पाते। जब भी कोई सही डिसीजन आपको पता होता है कि आप यू आर बैकिंग इट विद स्टैट्स, यू आर बैकिंग इट विद ऑल द फैक्ट्स कि यार इस प्लेयर ने अभी डिप आया हुआ है और बहुत अरसे का डिप आया हुआ है, तो फिर उससे कम्युनिकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। आप उसके सामने उसकी स्कोर कार्ड रख सकते हैं, स्कोर शीट्स रख सकते हैं कि भाई ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, इस वजह से वी हैव टू मूव ऑन। बाकी दुनिया में यही होता है, जैसे बाजिद भाई ने बात की कि टीम में आना भी मुश्किल होता है, टीम से निकलना भी मुश्किल होता है। पर जब आप 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे प्लेयर को ऊपर नीचे करते हैं और आपको पता होता है कि प्लेयर के पास आगे जवाब होगा आपको देने के लिए कि सर मेरी ये परफॉर्मेंस है, तो ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल कम्युनिकेट किए बगैर, आपको अक्सर मीडिया से पता चल रहा होता है आप टीम में आ गए हैं या टीम से चले गए हैं। सो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर हम बहुत अरसे से बात करते आ रहे हैं, इसको ठीक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल डिग्निटी है किसी भी प्रोफेशनल की कि जब वो किसी भी चीज़ का हिस्सा है, किसी टीम का हिस्सा है, जब उसको लाया जाए या उसको उस टीम से अलहदा किया जाए, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन लीडरशिप से होनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं जी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज पे। 1-1 से ये टेस्ट सीरीज लेवल हुई है। पाकिस्तान ने एक अच्छे नोट पे, विनिंग नोट पे इसको कंक्लूड किया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक वील टॉक अ बिट मोर अबाउट द सिलेक्शन इन दैट सेकंड टेस्ट, पर्टिकुलरली मोहम्मद अब्बास का ना खेलना और जो स्पिनर्स पाकिस्तान ने खिलाए, जो राइट कॉजिंग। कीप वॉचिंग गेम ऑन है। वी आर जॉइंड बाय द गेम ऑन है रेगुलर। इनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज मेरा पहला शो है तो मैं अच्छा सा इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। द फास्टेस्ट टू एवर प्ले द गेम, पाकिस्तान्स वेरी ओन, PTV's very own, Rawalpindi Express. Shoaib Akhtar is back in the studio. Assalamu alaikum, Shoaib. Always a pleasure to have you. Thank you very much for having me.
अच्छा, अब क्योंकि ऑलरेडी इसको बात को हम कर चुके हैं, लेकिन आपसे रिएक्शन हम जरूर लेंगे कि सेलिब्रेट करने के लिए फाइनली पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को कुछ मिला है। इट्स अ ग्रेट अवे विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और अच्छे डोमिनेंट तरीके से जीता पाकिस्तान। आई थिंक मैच को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, माइंडसेट को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स कि ये माइंडसेट, जो अग्रेसिव माइंडसेट ऑफ विनिंग माइंडसेट, वो हमें आज वो सेलिब्रेट करना चाहिए। फाइनली उसके ग्लिम्स हमें आज नजर आए और पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता। गुड कैप्टनसी बाय बाबर, गुड गुड परफॉर्मेंसेस बाय अब्दुल्ला, साजिद and Hassan, everybody. So I think it's nice to see the Pakistan is finally has arrived with the mindset that we required from them. और बहुत अच्छा लगा और वन expected नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाया। Well done to Pakistan cricket and well done to new era of Pakistan cricket, the way they want to play in the new style. एब्सोल्युटली। और इस जीत के बाद जो है वो एक बहुत लंबी जो अरसे से एक लूजिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही थी, वो भी हमें देखी है फाइनली बीइंग ब्रोकन। 8 स्ट्रेट लॉसेस बाय पाकिस्तान इन अ वे टेस्ट, और ये स्ट्रीक इस मैच के बाद ब्रेक हुई है। और सीरीज रिजल्ट जो वेस्ट इंडीज के लिए हमने 1-1 के देखे हैं, इससे पहले भी 2 बार ये रिजल्ट हम देख चुके हैं। तो दिस इज द थर्ड इन अ रो दैट वी लेवल्ड द सीरीज विद वेस्ट इंडीज। सना 75 का टारगेट था एंड वी सॉ के बड़े काम और कंपोज तरीके से बाबर आजम ने इसको ही सॉ एवरीवन होम एंड ही कंप्लीटेड द जॉब। बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट कि ये स्ट्रीक टूटी है और अब जो है फाइनली वी आर बैक इन द विनिंग वेज एंड everything is coming together under the leadership of बाबर आजम, जो कि खुद एक कमबैक में आ रहे हैं with a lot to prove both as a captain and as a batter। देखिए, फिर अगेन बात ये करेंगे, ऑब्वियसली कप्तानी बहुत बेहतर नजर आई इस टेस्ट मैच में। अगर हम बात करते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, वो सब बड़े पॉजिटिव आपके साइंस हैं। चेस 72 का इससे पहले हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि एक्चुअल टर्निंग पॉइंट मेरे लिए जो था इस टेस्ट मैच का, वो साजिद खान और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप थी। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि फिर एक दफ़ा हमें कोलैप्स नज़र आया, एक दफ़ा फिर रिजवान जल्दी आउट होते हैं, सलमान अली आगा जल्दी आउट होते हैं, जो डेब्यूटेंट हैं वो जल्दी आउट होते हैं। तो 3 विकेट्स बाद एक दफ़ा दोबारा से गिरती हैं और आपको नज़र आता है कि फिर वो टेल का कोलैप्स शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे साजिद खान आते हैं। और इसीलिए उनको मैं पिछले टेस्ट मैच जब हम हारे थे, मैं यही बात की थी कि इनका टीम में होना इस 11 में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ ए कम्प्लीट टेस्ट पैकेज। अगर हम उनकी बात करते हैं, बॉलिंग वो अच्छी करा सकते हैं, नया बॉल, पुराना बॉल, मिडिल ओवर्स, और बैटिंग में वो हमेशा फाइट दिखाते हैं। तो वो जो पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला शफीक की और साजिद खान की, वो दैट मेड श्योर कि हम पहले लीड उतारते और फिर लीड देने में भी कामयाब होते। तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद 75 का तो टारगेट ऐसा था कि ऑब्वियसली ज़्यादा अंडर प्रेशर वेस्ट इंडीज़ आपको कर नहीं सकता था। तो ये होता है जब आप एक प्रॉपर मेरिट पे किसी को खिलाते हैं, वो डिलीवर करते हैं, प्लेयर्स आपके लिए वो फाइट करते हैं आपके लिए। और यही काम है अच्छे कप्तान का, अच्छे कोच का, कि आप उन प्लेयर्स को तैयार कर सकें उस मौके के लिए और फिर राइट टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटी दे सकें। बिल्कुल। एंड बिकॉज हम अब कैप्टनसी के ऊपर ये लिंक कर रहे हैं भी के अब हम बैटिंग पे भी आएंगे, क्योंकि कैप्टनसी भी नहीं लिंक कर रहे इसमें। आप इस पूरी सीरीज में अगर देख लेना तो उन प्लेयर्स ने परफॉर्म ज़्यादा किया है जो कि ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं। पहले टेस्ट मैच में देख लें, शान मसूद हो गया, अब्बास हो गया, अब्बास को तो खिलाया नहीं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट और खेले। वो कब से अब्दुल्ला बात हो रही शफीक थी। जब वापस आए हैं वो भी चलो ग्रेड 2 था, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट ही खेल के आए, ग्रेड 2 में बहुत ज़्यादा रन करके ही आए। जो साजिद खान है वो भी आपके रेड बॉल हैं, फिर अली उस्मान भी जो कितनी देर से वो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो जो सीजन कैंपेनर्स थे आपके, उन्होंने ही परफॉर्म किया है। आप जो 10, 12, 13, 15 वाले फर्स्ट क्लास मैचेस वाले वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो शायद एक ये लेकिन मैं वो सीरीज़ की बात कर रहा था। वेस्ट इंडीज़ जब इधर आई थी, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता और हम सबका ये ख्याल था कि अब इनको ऐसी पिच पे नहीं खेलना चाहिए, जो रैंक टर्नर पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप दूसरी टीम को वापस लेके आओगे और आप उसी पिच पे खेले और आप टेस्ट मैच हार गए। अब आप जाते हैं वेस्ट इंडीज, इस वजह से ना आप ये दोनों टीमें जो हैं वो बॉटम पे लैंग्वेज उस तरह जा रही हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज आप जाते हैं पहला टेस्ट मैच, उनके पास फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, 3 फास्ट बॉलर्स
अजारी जोसेफ नहीं है, लेकिन 3 फास्ट बॉलर्स उनकी स्ट्रेंथ है और वो घास वाला पिच बनाते हैं, मैच जीत जाते हैं। अगले टेस्ट मैच में वो पिच वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि अवे वाली टीम, पाकिस्तान वाली टीम सोच रही कि यार ऐसा पिच मिल जाए, वो आप उनको दे दो। शायद उन्होंने रिपे किया कि यार इन्होंने हमारे लिए किया था, हम भी इनके लिए करें। तो स्लो टर्नर बनाया जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को सूट करती थी। उनके फास्ट बॉलर्स नलीफाई हो गए और अपनी ही स्ट्रेंथ को वो मतलब ऐसी पिच बनाई कि अपनी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। और एक स्पिनर से खेलें, दूसरा स्पिनर शायद था या नहीं था, वो अलग बात है, बट आपको माइंडसेट दोनों का बहुत सिमिलर लगेगा। उस सीरीज को अगर आप कंपेयर करें, ये सीरीज एग्जैक्टली द सेम है। एंड या, एंड शोएब, you mentioned this mindset के no matter what, being prepared for any kind of outcome, being prepared for the possibility के the pitch will change through the test और आपके पास options होने चाहिए। Even बाबर आजम said आफ्टर द मैच के इनिशियली जो डे 1 पे जिस तरह की पिच थी, मुझे लगा शायद हमने गलती कर दी है, लेकिन बाद में जिस तरह साजिद खान 8 विकेट्स फॉर हिम, तो आई थिंक द सिलेक्शन दे गॉट एब्सोल्युटली राइट। नहीं, जब आप यू आर रेडी टू कमिट अ सुसाइड गिवन अ चांस टू द पाकिस्तान टू गिव अ पिच लाइक दिस, तो उसके बाद तो आप आई मीन स्ट्रेट ऑन मैच हार गए थे। अगर आपके पास अगर 4 फास्ट बॉलर थे तो किस आइंस्टाइन ने आपको कहा था कि आपने ऐसी विकेट बनानी है कि जहां पे साजिद खान 6 आउट करें? So basically, leveling the series, it is just, I just think it's utter unawareness of the game or the surrounding of the pitch the West Indies had. Otherwise, ये 2-0 जीत सकते थे बड़े आराम से. But again, the scenario is, कि साहिद खान को विकेट मिली, पिच मिला, उसने आउट करके दे दी. आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं स्पिन खेलना, और इतना टर्निंग ट्रैक जहाँ पे लो एंड स्लो एंड टर्न, तो 8 से 18 करने चाहिए थे आपको यहाँ पे. तो बहरहाल चले, थैंक्स टू वेस्ट इंडीज, और आई थिंक दे मेड अस कम बैक इनटू द टू द ग्रूव. उनके अपने साथ ही वो बेसिकली ना वो हमारे साथ होता है. दे बैंग देयर हेड टू द वॉल. आई एम बैंगिंग माय हेड टू द वॉल टू थिंकिंग यार अगर जब मैंने फंसाया हुआ है, मुझे पता है पाकिस्तान को सीम खेलना नहीं आती. मुझे छोड़े 15 साल हो गए क्रिकेट खेले हुए भी. मुझे भी समझ आ रही है थोड़ा, तो यार दे दो बॉल, कोई मसला नहीं, तो एक्सपोज हो जाएंगे. वो सनान ठीक है, वो एक्सपोज तो हुए हैं ऊपर से, टॉप ऑर्डर से. बट अगेन द पिच वाज सो स्पोर्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, ऑल ऑफ द थिंग. तो पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया, और अच्छा लगा पाकिस्तान का माइंडसेट. जहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी लगी, जहाँ पे उनको अपनी तरह की सिचुएशन लगी, अभी तरह की पिच मिली, उन्होंने ग्रैब किया और मैच जीत गए. बिल्कुल, वेल डन इंडीड. और ये सना एक प्रॉब्लम रहा है विद पाकिस्तान. हम अगर स्पिन की बात करें, अब आप देख सकते हैं कि 19 में से जो है 14 विकेट्स जो हैं वो स्पिन ने ग्रैब किए हैं पाकिस्तान की तरफ से. तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट कि दे वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अडैप्ट टू द कंडीशंस मच बेटर दैन द होस्ट्स themselves. Sana, we have seen in the past कि पाकिस्तान especially when they're playing away, जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 8 टेस्ट मैचेस हारे हुए, उनमें भी अक्सर में वी हैव सीन पाकिस्तान लूज फ्रॉम अ डोमिनेटिंग पोजीशन. जो अच्छा भला मैच सेट करके वहां से आप मोमेंटम अपने हाथ से जाने दो. इस मैच में वो नहीं हुआ. वेयर डू यू थिंक दैट टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन पाकिस्तान रियली फाउंड दैट बैलेंस? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी. क्योंकि अगर हम उनकी पहली इनिंग्स की बात करें तो डिसेंट स्कोर उन्होंने 311 के करीब जो बनाया वो डिसेंट स्कोर था. आप 2 स्पिनर आपने खिलाए तो सही, लेकिन पहली इनिंग्स में उस तरह से इम्पैक्ट आपकी बॉलिंग का नहीं आया. फिर आप बैटिंग शुरू करते हैं, बैटिंग में अगेन आपको एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता है. फिर हमें लगता है कि हाँ जी बड़ी हम लंबी बारी कर सकते हैं, शायद हमें एक बारी की जरूरत पड़े. बीच में ऐसा भी सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक लाइन लग जाती है, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली आके वो पार्टनरशिप होती है, जिससे एक साइकोलॉजिकल जो डेंट होता है दूसरी टीम को वो पड़ता है. और आपने एक्स्ट्रा उनको फील्ड में रखा, थकाया, उनको एक लीड दी, तो मेरे नज़दीक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. अगेन मैं यही कहूँगी. और उसके बाद जब पाकिस्तान बॉलिंग पे आते हैं, नए बॉल से स्पिनर आपके जाके विकेट्स ले लेते हैं, तो वो आपको हमेशा बैकफुट पे कर देते हैं. फिर इंजरीज को हमें नहीं भूलना चाहिए. वेस्ट इंडीज की इंजरीज जो थी वो बड़ी मैच पे उनका अफेक्ट था. जस्टिन रीव्स बॉलिंग नहीं कर पाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था, और ब्रेंडन किंग बाबर को रन आउट करते हुए उसके बाद जो इंजर्ड हुए, तो उनका बैटिंग ऑर्डर जिस नंबर पे वो खेलते हैं, जब वो वहां नहीं आए, उनको पूरा बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली वो फिर बिल्कुल ही कोलैप्स की तरफ चले गए. सो वो सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में चली गई.
लेकिन वो पार्टनरशिप मेरे नज़दीक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बीके, व्हाट अबाउट यू? आप इस पे, क्योंकि इंजरीज की हमने भी बात की है, सना ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि दे वर ऑब्वियसली ब्रैंडन किंग जो है वो नहीं आ सके थे टू बैट। हाउ मच डिड दैट पर्टिकुलरली हर्ट वेस्ट इंडीज, बिकॉज ही हैड बीन स्पेक्टेकुलर बिफोर दिस? नहीं, हर्ट तो किया, लेकिन मुझे तो जब इन्होंने ऐसा पिच बनाया था तो मुझे पहले ही शक हो गया था कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने पहला जिस तरह टेस्ट मैच खेला था, ये वो टीम नहीं है कि जो 500-600 रन्स करेगी। नॉर्मली उतने लंबे रन्स ये करते नहीं हैं। तो अगर आपने 300 वाला ही मैच खेलना है, 350 वाला ही मैच खेलना है, तो थोड़ा स्पोर्टिंग पिच होना चाहिए था। वो ठीक है, इंजरीज हो गई, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर ब्रैंडन किंग आ भी जाते तो पाकिस्तान बहुत डोमिनेट कर रहा था, और वो ऐसे लग रहा था स्पिनर्स की बॉलिंग पे कि हर बॉल पे ही कभी आउट हो जाएगा, अगले बॉल पे आउट हो जाएगा। तो वो सिचुएशन ऐसे बन गई थी। हाँ, इंजरीज हुई, बैड लक थी उनकी बीच में, लेकिन वो शायद अब जब आपने वो पोस्ट मैच पे इनके कप्तान की भी चेस की भी बात सुनी, वो भी यही कह रहा था कि वी मिस रेड द पिच। लेकिन आपने कोशिश तो फ्लैट पिच बनाने की थी कि हम मतलब ऑलमोस्ट के चांस ना दें दूसरी ऑपोजिशन को कि हमारे 20 आउट कर लें, लेकिन वो फ्लैट पिच बनी नहीं। तो शायद वो सबसे उनकी बड़ी गलती थी, और वहीं पे शायद टेस्ट मैच हारे हैं। एक थोड़ा सा हम क्रेडिट कभी पाकिस्तान को इस तरह नहीं देते कि हम कहते हैं कि 11 सही नहीं खिलाते। मैं तो ये कहूँगा कि 2 इन्होंने स्पिनर्स खिलाए, उन्होंने एक ही खिलाया, तो ये जस्टिफाई करता है कि उन्होंने पिच को रीड सही किया था। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, क्योंकि इनको पता है कि इनके फास्ट बॉलर्स दूसरे तीसरे स्पेल में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। वो मतलब बेहतर उस तरह थिंकिंग थी। बट अब्बास का नहीं खेलना वो समझ नहीं आई कि आपका नंबर 1 बॉलर है, उसको आप जो भी कंडीशंस हैं, अगर ये भी कंडीशंस थी तो उसने दुबई में भी आउट किए हैं। कोई जब आपको याद हो, जब ये टीम में आया था तो सबसे ज़्यादा इसने आउट दुबई में, यूएई में किए थे। ऑस्ट्रेलिया के आउट कर रहा था, क्योंकि लेंथ इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये कह देना कि अब्बास सिर्फ कंडीशंस का बॉलर है, ये बात समझ में नहीं लगती। क्योंकि ये कम्युनिकेशन भी यहाँ पे जब बाबर आजम ने ये कहा कि कंडीशन से, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगा। बट हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, एंड व्हाट बाबर आजम गॉट राइट। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाबर आजम एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन, हाउ डिड ही फेयर इन दिस सीरीज। कीप वॉचिंग गेम ऑन है। तो बात हो रही थी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की for that second test against the West Indies. We talked about how the playing 11 they got that part right, लेकिन particularly अब हम बाबर आजम की बात करेंगे। पहले हम एज अ कैप्टन शोएब बाबर आजम की बात करेंगे कि लीडरशिप रोल में वापस अब ये जो उनका सेकंड टेन्योर है 2.0 बाबर आजम है, हाउ डिफरेंट इज ही लुकिंग एज अ लीडर दिस टाइम अराउंड? He's looking good. He's looking positive. Looking the part in a way, you know, he wants to win the matches, and he's getting the team. The combination इसको अब 10 साल के बाद पता चल गया है combination कैसे बनाना है, player मुझे कौन कौन से चाहिए, and he has a lot of say as a captain, as a senior player. I think he's doing absolutely fine. और अगर टेस्ट बैटिंग एवरेज बाबर आजम की देखें, कैप्टन वर्सेस नॉन कैप्टन, हाँ जी बताएं जी। 53 की एवरेज है एज कैप्टन, एंड व्हेन ही इज नॉट द कैप्टन ही एवरेजेस 27। तो ये आप देख सकते हैं। अवे टेस्ट 1 की ये भी बहुत अच्छी है इनकी, 9 आउट ऑफ 12 अवे टेस्ट जीतना एज अ कैप्टन, दिस इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट नंबर। इट्स जस्ट ब्रिलियंट। अच्छा, इसमें भी बहुत से लोग अब सना ये भी कहेंगे कि ये आसान टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं बाबर आजम। हाउ मच डज दैट मैटर व्हेन यू टॉक अबाउट द सैंपल साइज ऑफ 12 मैचेस? देखिए, मैटर तो करता है। आपकी अगर रैंकिंग्स की भी बात करें तो आपके ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन असल टेस्ट अब शुरू होगा जब आप इंग्लैंड की सीरीज खेलने जाएंगे इंग्लैंड में। असल टेस्ट आपका तब पता चलेगा कि कैसे बाबर आजम वहां पर करते हैं। और असल कैसे, मतलब असल क्या होता है? असल कैसे 9वें पे वेस्ट इंडीज है, 8वें पाकिस्तान है, और 7वें पे इंग्लैंड। पर कंडीशंस में इंग्लैंड की जो अपनी कंडीशंस में वो तगड़े हैं। टेक्निकल बैटिंग जो है, आपकी बैटिंग टेक्निकली टेस्ट हो जाएगी। आप ये कहना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। बैटिंग भी, बॉलिंग भी, सब कुछ। नहीं, ऑब्वियसली इंग्लैंड अपनी कंडीशंस में काफी तगड़ा है। उनकी भी नई लीडरशिप है, नया कप्तान, नया कोच, वो भी एक नई थॉट प्रोसेस से आएंगे। असल चीज ये होगी कि बैस बॉल से
अब रूट और फ्लेमिंग की वो जो नई Yeah. सोच है उस क्रिकेट में वो कितना जल्दी एडजस्ट करते हैं। ऑब्वियसली वहां पे पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर होगी कि कितनी जल्दी वो टीम एडजस्ट करती है अब नए माइंडसेट से, क्योंकि ऑब्वियसली जो बैस बॉल माइंडसेट था वो उनके लिए वर्क किया नहीं इतना ज्यादा। बिल्कुल, बैस बॉल एरा तो बीके खत्म हो गया है, बट अगर हम बाबर की बैटिंग पे आए इन दिस मैच, 88 इन दैट फर्स्ट इनिंग्स ऑफ 147, एंड देन जो उनका सेकंड इनिंग्स में तो हमने देखा केमियो 2 छक्के उन्होंने उसमें भी लगाए। यू थिंक के ये भी वापस मोमेंटम आ गया? टेस्ट मैच में जो सारा फोकस हमारा लोगों ने कर दिया था कि जी सिंगल नहीं लिया, उसमें बाकी किसी के बल्ले में बॉल नहीं लग रहा था। कप्तानी का आपने पहले सवाल किया, लेकिन अच्छी बात बाबर के लिए ये हुई है कि जो इससे प्रीवियस एरा था, शान का एरा, उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता था ना। तो वो चाहे बुरा भी करता थोड़ी देर, बाबर अगर इनिशियली बुरा भी करता तो उसको लीवे था, क्योंकि पहले से ही आप इतने मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस और इतनी मतलब आपकी टीम जैसे 8 मैचेस ओवरसीज आ रही है, होम सीरीज जीत नहीं रही, तो वो प्रॉब्लम तो शुरू मतलब वो प्रॉब्लम ख़त्म किया गया कि शान के कप्तानी हटाओ, नए कप्तान, कोई भी कप्तान आता तो उससे पे ये प्रेशर नहीं था कि जी प्रीवियस मेरा कप्तान बहुत मैचेस जीत रहा था तो मैंने आके वो रेप्लिकेट करना है। अब वो अगर ये सीरीज हार भी जाता तो अभी इनिशियली बाबर पे इतनी क्रिटिसिज्म ना होती, क्योंकि पीछे से ये मसला चलता आ रहा है। बिल्कुल। और शोएब, अभी जब इनको रीइंस्टेट किया गया एज कैप्टन तो बाबर ने कहा था कि ये फिटनेस और डिसिप्लिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी फॉर मी एज अ कैप्टन, कि मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा प्लेयर्स से। तो ये एक आपने ऐसे न्यू एरा जो कहा वो इन टर्म्स में भी आप देख सकते हैं कि डू यू थिंक अब टाइम आ गया कि अब टेस्ट मैच की फिटनेस को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? जी, वो 150 साल से कर रहे हैं और बाकी टीम में हमें अभी ख्याल है बस भाई यही है कि बट ठीक है, एटलीस्ट गेटिंग योर थिंग्स राइट नाउ। एक टेस्ट मैच से आपका बदला कुछ भी नहीं, उसने ठीक कहा 9वीं ने 8वीं को और 8वीं अब 7वीं को रहेगी। तो ऐसी कोई मसला नहीं है, बट थिंग इज आगे चल के आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे अहेड नाउ। एक पूरा एक सीजन रहता है आपका जिसमें इंग्लैंड शामिल हो, उसमें जाके देखना पड़ेगा हमें कि आप क्या बॉलिंग स्क्वाड लेके जाते हैं, आप क्या टीम लेके जाते हैं। बट आई एम प्रीटी होपफुल, you know, able to make a right decision, able to does the things right which is matters to Pakistan cricket. अगर ये हो जाती है तो आई थिंक इट्स फाइन विद मी। फिटनेस तो ये तो गिवन है यार, रोआ तो जो जाना है वो 20 ओवर करने हैं, बट अगर कंडीशन आपको मतलब कि मिल जाए जहाँ पे ना सीम हो रहा ना स्विंग हो रहा तो फिर तो मजे ही मजे। बिल्कुल, उधर मजे नहीं है ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बॉल हिलना है तो उधर मसला होना। देखिए टेस्ट एक्चुअली आपका स्टार्ट वहां से होना, और आई थिंक पहले टेस्ट मैच आपने देख लिया था जहां पे थोड़ा स्पोर्टिंग था, थोड़ा सा सीम एंड स्विंग था, वहां पे टेक्निकली पाकिस्तान का फॉल्ट उधर ही है। एज अ बैट्समैन अगर बाजीत से आप पूछ लो तो पाकिस्तान का जो फॉल्ट है ना वो उधर ही, वहां पे कहीं नहीं गया बार। हैविंग सेड दैट आई एम स्टिल पॉजिटिव, होपफुल, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। गॉड स्पीड। हमने पॉजिटिव्स पे बात की है सना, पॉजिटिव से बात की है और हमने हाईलाइट किया है एंड राइट मतलब डिजर्विंगली सो जो नाम बनते थे। बट कहीं आपको लगता है कि ये 5, 6, 7 ये जो सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इवन अवैज जफर, ऑब्वियसली इज अ यंगस्टर, लेकिन ये चीज जो है लोअर एक मिडिल ऑर्डर की एक जो कोलैप्स जो हमने देखा पहले टेस्ट में भी देखा, ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान टू फिक्स एंड टू वरी अबाउट, स्पेशली समवन लाइक मोहम्मद रिजवान? बिल्कुल, आई थिंक मोहम्मद रिजवान की फॉर्म अफेक्ट कर रही है आपके मिडिल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा। सलमान अली आगा की फॉर्म क्योंकि एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वहाँ पे पकड़ लिया गया है, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, कि आउटसाइड ऑफ 4th 5th स्टंप के बाहर उनको बॉल ज़्यादा कराया जाता है, वहीं से बीच में एक आध अंदर भी ले आ जाता है। सलमान अली आगा अंदर की बॉल पे बिल्कुल फंस रहे हैं, और वो भी उनकी भी स्ट्रगल जो अच्छी तेज पेस के बॉलर हैं उस पर काफ़ी अरसे से चल रही है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इनको आपको बड़ी जल्दी देखना होगा कि किस तरह से आप एडजस्ट करवा सकते हैं इन दोनों प्लेयर्स को। और जो बात बाजिद भाई ने भी की कि जो 11 है, 10 तो हमारे मुताबिक सही थे, पर अब्बास का ना खेलना अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम ये टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन अब वहां पर हम कैसे वो खिलाएंगे। और एक और बड़ा फैक्टर है कि जब हम 3 फास्ट बॉलर्स खिला देते हैं तो हमारा ओवर रेट भी बहुत पीछे चला जाता है, तो वो भी पेनल्टीज आपको पड़ी हैं। तो जहां फिटनेस की आप बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, उसको भी आपको कहीं ना कहीं फिक्स करना है बिफोर द नेक्स्ट साइकिल
स्टार्ट्स कि आपका ये जो एक हर मैच के बाद आपका -8 का एक -4 -8 आपको पेनल्टी पड़ जाती है अगले साइकिल से पहले विद 3 फास्ट बॉलर्स एटलीस्ट। चौथा आप खिलाएं कंडीशंस को देख के, ऑलराउंडर ना खिलाएं, पर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उसको भी आपको करेक्ट करना होगा। बिल्कुल। बीके उबैद शाह पे भी थोड़ी बात कर दें। आज के शो पे ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट, पेनल्टी आपको भी पड़नी चाहिए। मुझे सना ने बताया कि आज रोहा होस्ट करेंगी शो, तो मैं बड़ा खुश था क्योंकि सना ने पिछले 2-3 सालों से ना हमारा यही कहती हैं कि वुमेन्स क्रिकेट नहीं डिस्कस होती, तो अब तो एंकर भी आपके मतलब की आ गई हैं। वुमेन्स क्रिकेट इस शो में बिल्कुल एक मिनट 1 सेकंड नहीं डिस्कस हुआ, तो मैं तो सोचा था कि आधा शो जो है वो सना ही बताएगी, सना ही जवाब देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों वुमेन्स क्रिकेट पे तो आपको भी बड़ा बुरा असर है, इतने साल बाद होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आई एग्री। आई थिंक हम अगला शो पूरा डेडिकेट करेंगे, बिकॉज इसीलिए ये था कि आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है, हम इसके ऊपर जरूर कुछ करेंगे। बट बीके क्योंकि आई नो हम आज इंग्लैंड सीरीज की बात नहीं करें, बट उबैद शाह ने 2 विकेट्स लिए हैं, उनको इस मैच में खिलाया गया। अ वर्ड ऑन हिम, हाउ गुड और हाउ इम्प्रेसिव वाज ही इन दिस मैच? नहीं, बहुत अर्ली है, उसको तो इसलिए खिलाया गया था कि एक्स्ट्रा पेस, मतलब अभी भी काफ़ी मतलब उसको मैचेस खेलने, कंसिस्टेंसी पे, पेस तो ठीक है लेकिन कंसिस्टेंसी पे उसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ज़ाहिर है पहला टेस्ट मैच होता है, नर्वस भी होते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश में ज़्यादा जोर भी लगाते हैं, बट वो जो चैनल था वो अक्सर उसने मिस किया। लेग साइड पे उसने काफ़ी बॉलिंग की, बट पोटेंशियल है उसमें उसके पास बाउंस है, उसका जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है वो चढ़ता भी है, तो वो अगर आप उसको साथ लेके चलेंगे तो शायद आपको बाद में जाके ज़रूर फ़ायदा दे। पेस जो आप ढूंढ रहे हैं शायद थोड़ी सी उसके पास ज़्यादा पेस है, बट जो उसकी नेचुरल लेंथ है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, अगर वहाँ पे वो कंसिस्टेंटली, इवन अगर जब वो वाइड बॉल खेलता है, जब वो नेचुरल लेंथ पे अपनी करता है तो वो डिफरेंट बॉलर नज़र आता है। बिल्कुल। हम इस सीरीज को यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ शोएब आपसे ज़रूर इस बात, आपका ओपिनियन में इस पर लेना चाहूँगी। एक बड़ी अच्छी क्लिप हमें देखने को मिली थी जब पहले टेस्ट में सलमान अली आगा ने कैप दी थी आई थिंक अली उस्मान को, एंड उन्होंने उनको बड़े अच्छे वर्ड्स कहे थे कि इस दिन को एंजॉय करना है और प्रेशर में इस दिन को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हम क्रिकेटर्स इतने साल स्ट्रगल करके इस दिन का इंतजार करते हैं कि हमें कैप मिले, लेकिन वो दिन जो है वो सारा प्रेशर और नर्व्स में निकल जाता है। और बाद में अली उस्मान ने भी यही कहा कि मैंने पहले मैच में नर्व्स फील किए, सेकंड वाले में मैं ज़्यादा बेहतर फील कर रहा था। आप क्या कैसे रिकॉल करते हैं अपना पहला दिन व्हेन यू गॉट दैट कैप? डिड यू एंजॉय दैट, डिड यू फील कि नर्व्स में ही आपका वो दिन गुजर गया? इनके अब्बू ना होते तो मैं टेस्ट क्रिकेट ना कभी खेलता। कोई लड़के खिलाया उन्होंने, मुझे टेस्ट कैप दे ही नहीं रहे थे। डू यू नो दिस? हाँ, आई एम टेलिंग यू द राइट स्टोरी। हाँ जी, तो मुझे तो लास्ट मिनट में कहा है कि अंदर जाओ। कैसी फीलिंग थी? क्या फीलिंग होनी, ना आपको वार्म अप पता, ना आपको वो पता, ना कप्तान राजी, ना कोई राजी, ना सीनियर प्लेयर राजी। मेरी जिंदगी में कुछ ही नॉर्मल नहीं हुई। अब्बा इनके गवाह हैं, अगर वो फोन ना करते या जफर अल्ताफ थे ना, हाँ सलीम अल्ताफ थे वो, और क्योंकि माजिद भाई ने मुझे ड्रॉप किया हुआ था कनाडा से, तो उन्होंने कहा नहीं कि अब साल तो इसका आगे लेट हो चुका है, तो अब मैंने इसको ड्रॉप नहीं करना, अब इसे खिलाना, क्योंकि मैंने 7 अफ्रीका लेके जाना है इसको। सो एंड वाज अ पिंडी स्टेडियम, was roaring my name and I was so nervous कि यार अब ये क्या हो गया है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया है, तो बट अगेन मैं फिर खेला हूँ, फिर दौड़ा हूँ, भागा हूँ, तो समझ कुछ नहीं रुका ही नहीं कुछ समझ ही नहीं आई। फिर लेकिन मैं कहा 1.5 साल बाद मैंने कहा अच्छा अब टाइम आगा बाकी में दौड़ाने का। अब रुक जाते दुनिया को अभी तक। हाँ। शोएब अख्तर, बाजिद खान, सना मीर, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद मी वंस अगेन ऑन गेम ऑन हैंड। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन एज वेल। यहाँ पे हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज को रैप अप करते हैं, बट वी स्टिल हैव प्लेंटी टू टॉक अबाउट। कल के एपिसोड में वी विल डाइव डीपर इनटू पाकिस्तान टेस्ट फ्यूचर, पर्टिकुलरली द नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। गेम ऑन है की टीम को इजाजत दें। गुड नाइट।